नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म पे। हम लोग पढ़ रहे थे, अपना 9th मॉड्यूल चल रहा था ट्रांजिस्टर के बारे में। उसमें हमने ट्रांजिस्टर का वर्किंग देख लिया है, ट्रांजिस्टर का वाइसिंग देख लिया, ट्रांजिस्टर के प्रकार देख लिए हैं। बहुत सारी चीज़ों को हमने क्या किया है, कवर किया है। ठीक है, अब हम लोग ट्रांजिस्टर का जो वर्गीकरण होता है एज अ एम्पलीफायर, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि ट्रांजिस्टर को हम लोग क्या कर सकते हैं, एज अ एम्पलीफायर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एम्पलीफायर क्या करता है, जो हमारा सिग्नल होता है, ठीक है, उसको क्या करता है, वो एम्पलीफाई करता है। ठीक है, उसके पावर को एम्पलीफाई करता है, उसके करंट को एम्पलीफाई करता है, इन सब बहुत सारी चीज़ों को क्या करता है, वो एम्पलीफाई करता है। ठीक है, तो एज आ एम्पलीफायर ट्रांसिस्टर के बहुत सारे हमारे प्रकार होते हैं, उनके प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज हमारा इसमें होगा जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है, इसका जो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसको एज आ एम्पलीफायर हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक बनेगा वो बनेगा कॉमन एमिटर एम्पलीफायर के जो लाभ होते हैं, है ना, उसके बारे में क्या करना, हमको चर्चा करनी है। ठीक है, तो हेडिंग बना सकते हैं कॉमन एमिटर एम्पलीफायर के लाभ। ठीक है, लाभ में हमारे बहुत सारे लाभ होते हैं, जैसे हमारा वोल्टेज लाभ हो गया, हमारा करंट लाभ हो गया, पावर लाभ हो गया, पावर लाभ हो गया। इस तरह के बहुत सारे जो हमारे गेन होते हैं, जो एम्पलीफायर में होते हैं। जब हम सिग्नल को इनपुट पर देते हैं तो एम्पलीफाई होकर हमको कैसा सिग्नल मिलता है, या कैसा एम्पलीफाई होकर हमको आउटपुट पे सिग्नल मिलता है, उसका पावर में कितना लाभ हमको मिलता है, उसके करंट में कितना गेन मिलता है, उसके वोल्टेज में कितना गेन मिलता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हेडिंग होगा हमारा कॉमन एमिटर एम्पलीफायर के लाभ। तो जो हमारा कॉमन एमिटर एम्पलीफायर होता है, उसका पहली बात तो हम लोग सर्किट देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो एक सर्किट बना हुआ है, जो है हमारा कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग बेसिकली क्या इसको यूज करते हैं, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर। इस ट्रांजिस्टर से क्या होता है, हमारे पास 3 टर्मिनल होते हैं, इसको बेस बोलते हैं, एक कलेक्टर होता है, एक क्या होता है, हमारा एमीटर होता है। ठीक है, तो बेस वाले जो टर्मिनल होते हैं, यहाँ पर एक हम लोग सर्किट बनाते हैं, है ना। इस सर्किट का नाम होता है वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। ठीक है, क्या नाम होता है, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। इस सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट में क्या होता है, इस R2 के क्रॉस में जो वोल्टेज हमारा क्या होता है, ड्रॉप होता है, वो वोल्टेज क्या करता है, इस जो बेस टर्मिनल होता है, इसको क्या करता है, वो हमारा संचालन के योग्य बनाता है। यानी ऐसा वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप होता है, जिससे क्या होता है, हमारा एक IB जनरेट होता है और हमारा ट्रांजिस्टर क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। और इस ट्रांजिस्टर के जो कलेक्टर वाला टर्मिनल है, इससे एक रेजिस्टेंस हम लोग लगा कर रखते हैं RC। और जो हमारा एक एमीटर वाला टर्मिनल होता है, इससे एक हमारा रेजिस्टेंस लगा के रखा जाता है, जिसको बोलते हैं RE बोलते हैं। ठीक है, इस एमीटर वाले टर्मिनल से हम लोग एक बाईपास कैपेसिटर लगा के रखते हैं, जिसका नाम होता है CE, है ना। बाईपास कैपेसिटर लगा के रखा जाता है। फिर इस तरह से जब सिग्नल को हमको देना होता है, तो यानी बेस पर जब सिग्नल हम लोग देते हैं, तो उसके पहले क्या लगाते हैं, हम लोग क्या लगाते हैं, CC लगाते हैं, C इन, है ना। इसका नाम होता है C इन, या इसको CC इन बोलते हैं। ठीक है, यानी क्या होता है, कपलिंग कैपेसिटर होता है, जो हमारा इनपुट सिग्नल होता है और जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है, इसके बीच में कपलिंग का काम करता है। और फिर यहाँ से हम क्या करते हैं, AC इनपुट सिग्नल फंक्शन जनरेटर के माध्यम से देते हैं। ठीक है, यहाँ पर कितना दिया गया है, यहाँ पर हमारा V इन जो AC सिग्नल है, वो 1 किलो हर्ट्ज का सिग्नल दिया गया है। ठीक है, 1 किलो हर्ट्ज का साइन वेव हमने दिया है। ठीक है, फिर क्या होता है, ये हमको बढ़ा हुआ सिग्नल क्या करता है, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर पर मिलता है। ठीक है, बढ़ा हुआ क्या, इसका फ्रीक्वेंसी जो होगा 1 किलो हर्ट्ज का ही होगा, लेकिन इसका पावर गेन, इसका वोल्टेज गेन, इसका करंट गेन बढ़ा हुआ हमको क्या होता है, मिलता है। ठीक है, अब इन दोनों टर्मिनल पर यहाँ पर क्या करते हैं, एक VCC दिया जाता है। ठीक है, यानी एक DC वोल्टेज दिया जाता है, ताकि जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो क्या हो सके, फॉरवर्ड बायस में हो सके। ठीक है, इतना सारा कंस्ट्रक्शन क्या होता है, हमारा करके रखा जाता है। तो इस तरह का जो सर्किट हमारा बनेगा, ये बनता है कॉमन एमीटर एम्पलीफायर का सर्किट बनता है। ठीक है, अब इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये सर्किट तो हमको समझ में आ गया। आगे बोल रहा है कि डीसी लोड लाइन के मध्य डीसी लोड लाइन के मध्य के निकट क्यू पॉइंट के साथ ट्रांजिस्टर बाइसिंग के पश्चात ट्रांजिस्टर को AC और DC संकेतों के प्रवर्धन के लिए बनाया जाता है, जैसा कि चित्र 1 में प्रदर्शित है। यानी चित्र में हमने देखा कि जो हमारा क्या है, एज एम्पलीफायर हमारा एक ट्रांजिस्टर बनाया गया है ना। बोला है कि जब हम क्या करते हैं, एक AC छोटे सिग्नल को बढ़ाने के लिए ट्रांजिस्टर का उपयोग करते हैं, तो प्रवर्धित करने के लिए छोटे AC सिग्नल को ट्रांजिस्टर के आधार पर कैपेसिटर का उपयोग करके संयोजित किया जाता है। ठीक है, हमने देखा अपने जो हमारा सर्किट है कॉमन एमीटर एम्पलीफायर का, इसमें क्या है कि जब हम क्या करते हैं, कोई भी AC सिग्नल को इनपुट देते हैं, कोई भी AC सिग्नल को ट्रांजिस्टर में फीड करते हैं, तो उससे पहले क्या करते हैं हम लोग,
है ना। जो छोटा सिग्नल होता है एसी, उसको हमको क्या करना है, ट्रांजिस्टर में फीड करना है ताकि हम उसको क्या कर सके, प्रवर्धित कर सके। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कपलिंग कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं ताकि कैपेसिटर के माध्यम से क्या होता है, हमारा एसी सिग्नल जाता है। आगे बोला एसी कपलिंग के लिए एक कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जैसा कि पहले हम लोग चर्चा किए हैं कि जो कैपेसिटर होता है वो एसी के लिए क्या होता है, शॉर्ट सर्किट, यानी एसी को तो क्या होता है, जाने देता है, लेकिन जो हमारा डीसी सिग्नल होता है उसके लिए क्या होता है, ओपन परिपथ की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, तो कैपेसिटर का ये क्वालिटी होता है कि वो क्या करता है, हमारा एसी सिग्नल को तो जाने देता है, लेकिन डीसी सिग्नल को क्या करता है, वो ब्लॉक करके रखता है। ये खासियत होती है हमारे कैपेसिटर की। इसीलिए क्या होता है, हम जो हमारा इनपुट एसी सिग्नल होता है उसको फीड करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक कैपेसिटर लगाकर रखते हैं। आगे है हमारा कपल्ड एसी सिग्नल के अलग अलग आयाम और आवृत्ति समान आकार और आवृत्ति के कलेक्टर धारा में अधिक मान परिवर्तित करते हैं, जैसा कि चित्र 1b में दिखाया गया। ठीक है, तो जो हमारा एसी सिग्नल है इसके जो अलग अलग आयाम होते हैं या अलग अलग आवृत्ति होती है ना, उसके रेस्पेक्ट में समान आकार के और समान आवृत्ति की कलेक्टर धारा हमारी क्या करती है, उत्पन्न करती है। ठीक है, यानी जो भी हम इनपुट पर सिग्नल देते हैं उसका फ्रीक्वेंसी जितना रहता है, सेम फ्रीक्वेंसी में ही हमारा सिग्नल क्या होता है, बाहर मिलता है आउटपुट पर, लेकिन उसका जो पावर होता है, उसका जो वोल्टेज गेन होता है, ये सब क्या होता है, बढ़ा हुआ मिलता है। आगे हमारा बोला यदि इनपुट जो है हमारा कितना है, 1 किलो हर्ट्ज का साइन वेव है। ठीक है, इनपुट क्या है हमारा, 1 किलो हर्ट्ज का साइन वेव होता है, तो आउटपुट पर क्या मिलता है हमको, 1 किलो हर्ट्ज की ही मिलती है साइन वेव, लेकिन क्या होती है, इनलार्ज मिलती है, बढ़ी हुई साइन वेव मिलती है। ठीक है, यानी जब हम क्या करते हैं, इनपुट पर 1 किलो हर्ट्ज का साइन वेव देते हैं, तो आउटपुट पर क्या होता है, हमको जो सिग्नल हमने दिया है वो सेम फ्रीक्वेंसी का रहेगा, लेकिन हमको क्या होता है, बढ़ा हुआ मिलता है। आगे बोला है ट्रांजिस्टर की बेस पर दी गई छोटी सी साइन वेव बेस धारा में परिवर्तन उत्पन्न करती है। ठीक है, जो हमने ये इनपुट दिया है 1 किलो हर्ट्ज का, ये क्या करता है, जो हमारा ट्रांजिस्टर का बेस होता है इस पर जाकर के बेस धारा में क्या करता है, डिस्टर्बेंस उत्पन्न करता है, या उसके धारा में क्या करता है, परिवर्तन उत्पन्न करता है। आगे बोल रहा है अतः धारा समान आवृत्ति के प्रवर्धित ज्या तरंग होती है। साइनसोइडल कलेक्टर धारा कलेक्टर प्रतिरोध के माध्यम से प्रवाहित होता है और एक प्रवर्धित साइन वेव क्या होता है, हमको देता है। ठीक है, तो जो हमारा साइनसोइडल कलेक्टर धारा होती है वो कलेक्टर प्रतिरोध के माध्यम से प्रवाहित होती है और एक प्रवर्धित यानी बढ़ी हुई साइन वेव का आउटपुट क्या होता है, हमारा उत्पन्न होता है। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, अपना इनपुट पर देते हैं बेस धारा, यानी उस पर क्या देते हैं, इनपुट का साइनसोइडल इनपुट 1 किलो हर्ट्ज का देते हैं, तो आउटपुट पर क्या होता है, हमको एक बढ़ा हुआ वेव मिलता है। आगे बोला ऐसे प्रवर्धक जो आउटपुट पर इनपुट सिग्नल के आकार को बनाए रखते हैं उनको क्या कहा जाता है, रेखीय प्रवर्धक कहा जाता है। ठीक है, तो रेखीय प्रवर्धक वो होते हैं जैसा कि हमने इनपुट पर जिस तरह का सिग्नल दिया है उस तरह का सिग्नल हमको आउटपुट पर मिलता है, तो हमारा जो एम्पलीफायर होता है वो लीनियर एम्पलीफायर कहा जाता है या रेखीय एम्पलीफायर कहते हैं। आगे बोला चित्र 1b में क्या है, हमारा डीसी लोड लाइन के क्यू पॉइंट और एसी के इनपुट और आउटपुट सिग्नल को प्रदर्शित किया गया है। इसे सामान्यतः एसी लोड लाइन के रूप में क्या किया जाता है, जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमने देखा है कि कैसे हम क्या करते हैं, अपना एक जो कॉमन एमीटर एम्पलीफायर होता है उसमें जब हम क्या करते हैं, साइनसोइडल 1 किलो हर्ट्ज का वेव देते हैं, तो हमको क्या होता है, आउटपुट पर करंट, आउटपुट पर क्या होता है, हमको बढ़ा हुआ सिग्नल मिलता है। ठीक है, इस तरह से ये होता है हमारा कॉमन एमीटर एम्पलीफायर का क्या है, इसमें इसका सर्किट है। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखेंगे करंट गेन, है ना, क्या देखेंगे, करंट गेन। जो हमारा कॉमन एमीटर एम्पलीफायर होता है इसका जो करंट गेन होता है ना, इसके बारे में देखा जाएगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। करंट गेन क्या होता है हमारा, जो कॉमन एमीटर एम्पलीफायर का जो एसी का करंट गेन होता है वो कलेक्टर धारा आईसी और क्या होता है, हमारा एसी घटक से एसी बेस धारा आईसी का अनुपात होता है। ठीक है, यानी आईसी बटा में आई बी जो होगा हमारा, ये क्या होता है, हमारा जो करंट गेन होता है एमीटर कॉमन एमीटर एम्पलीफायर का, वो यही होता है। ठीक है, तो करंट गेन को हम लोग कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे ए आई, है ना। ए का मतलब होता है गेन, क्या मतलब होता है, गेन। आई का मतलब होता है धारा, धारा का गेन क्या होगा हमारा, आई सी बटा में क्या होगा हमारा, आई बी। ठीक है, यानी एसी घटक के जो आउटपुट हमारा होता है करंट और एसी घटक का जो हमारा इनपुट करंट होता है, दोनों के अनुपात को क्या बोलते हैं हम लोग, करंट गेन बोलते हैं। ठीक है, आउटपुट बटा में इनपुट। ठीक है, हमने इनपुट में कितना दिया है उसके रेस्पेक्ट में हमको आउटपुट में कितना करंट मिला है, दोनों के अनुपात को क्या बोला जाता है, करंट गेन या धारा लाभ बोला जाता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अपना जो हमारा करंट गेन होता है उसको हम लोग निकालते हैं। आगे बोला है हमारा, एक तो हो गया करंट गेन, अब दूसरा क्या होता है हमारा, वोल्टेज गेन होता है। क्या होता है, वोल्टेज गेन, है ना। अगला है इसमें बना लीजिएगा नेम, क्या होगा हमारा, वोल्टेज गेन। गेन को हम लोग ए से डिनोट करते हैं,
तो वोल्टेज गेन है तो क्या होगा हमारा एवी होगा, यानी वोल्टेज गेन। बोला है किसी भी प्रोडक्ट का जो वोल्टेज गेन होता है वो एसी आउटपुट वोल्टेज का एसी इनपुट वोल्टेज से अनुपात होता है, ठीक है। यानी जो उसका क्या होता है आउटपुट वोल्टेज होगा एसी का, और जो क्या होगा हमने एसी कितना इनपुट दिया है एसी वोल्टेज, उसका जो अनुपात होता है हमारा क्या कहलाता है, इसका वोल्टेज गेन कहलाता है, ठीक है। तो हम लोग वोल्टेज गेन को कैसे लिख सकते हैं, ए वी, है ना। वोल्टेज गेन बराबर क्या होगा हमारा ए वी बराबर में वी आउट यानी आउटपुट वोल्टेज बटा में वी इन। जो एसी का हमारा क्या है इनपुट वोल्टेज है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं बटा में लिखेंगे, ठीक है। वी आउट बटा में वी इन यानी आउटपुट का वोल्टेज बटा में इनपुट वोल्टेज क्या कहलाता है हमारा वोल्टेज गेन कहलाता है किसी भी एम्पलीफायर का, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग अपना जो हमारा करंट गेन है और जो हमारा वोल्टेज गेन है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारा कॉमन एमीटर एम्पलीफायर का इनपुट प्रतिबाधा क्या होता है, इनपुट प्रतिबाधा। प्रतिबाधा यानी प्रतिरोध ही होता है, यानी इनपुट टर्मिनल पर हमारा जो उसका जो भी एम्पलीफायर है उसका जो प्रतिरोध क्या है या उसका प्रतिबाधा क्या है ना, उसको हमको निकालना है। तो हमारा प्रतिरोध का फार्मूला होता है क्या होता है हमारा V बटा में आई, क्या होता है R बराबर V बटा में आई होता है। वैसे यहाँ पर भी हम लोग इसको लिखेंगे, है ना। जो हमारा इनपुट का क्या होगा प्रतिबाधा होगा वो क्या होगा हमारा इनपुट का वोल्टेज, है ना, क्या होगा हमारा इनपुट का वोल्टेज बटा में इनपुट का करंट, ठीक है। तो इनपुट में वोल्टेज, है ना, इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट का जब रेशियो हम लोग निकालते हैं तो वहां से हमको क्या मिलता है हमारा जो इम्पीडेंस होता है इनपुट का वो हम लोग क्या कर सकते हैं उसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी पूछा जाए कॉमन एमीटर एम्पलीफायर का इनपुट प्रतिबाधा क्या होगा तो लिखना है जेड इन बराबर में वी इन बटा में आई इन। ये होगा हमारा जो प्रतिबाधा है किसका हमारा कॉमन एमीटर एम्पलीफायर का इनपुट का प्रतिबाधा है उसका ये फार्मूला है। अगला हमारा कॉमन एमीटर एम्पलीफायर का पावर गेन, ठीक है। क्या है हमारा कॉमन एमीटर एम्पलीफायर का पावर गेन, ठीक है। गेन को हम लोग लिखते हैं, पावर गेन को कैसे लिखेंगे एपी लिखेंगे, है ना। एपी यानी ए का मतलब गेन, पी का मतलब पावर, ठीक है। तो कॉमन एमीटर एम्पलीफायर का क्या होगा हमारा पावर गेन होगा, ठीक है। अब पावर गेन में कैसे होता है हमारा क्या होता है पी यानी एपी होगा हमारा, है ना, क्या होगा एपी। एपी बराबर क्या होगा हमारा पी आउट, है ना, बटा में पी इन होगा, ठीक है। पहले हमको क्या निकालना है पी आउट निकालना है और क्या निकालना है पी इन निकालना है, ठीक है। इनपुट पावर क्या होता है हमने पढ़ा है पी बराबर क्या होता है वी इंटू आई होता है, क्या होता है वी इंटू आई। अगर हम इनपुट पावर निकालेंगे तो क्या होगा हमारा पी इन बराबर क्या होगा वी इन यानी इनपुट का वोल्टेज इंटू में इनपुट का करंट, ठीक है। ये क्या होगा हमारा इनपुट क्या होगा पावर होता है, ठीक है। आगे हमारा जो आउटपुट पावर होता है कॉमन एमीटर एम्पलीफायर में वो क्या होता है हमारा पी आउट बराबर क्या हो जाता है माइनस में वी इन इंटू में आई बी, ठीक है। यानी जो हमारा इनपुट का पावर होता है उसका जस्ट अगर उसका माइनस में वैल्यू रख देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है आउटपुट का पावर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या लिख सकते हैं अपना जो इनपुट का पावर है पी इन बराबर में वी इन इंटू में क्या होता है हमारा आई बी होता है, और उसके बाद जो आउटपुट का पावर होता है वो क्या होता है हमारा माइनस में वी इन इंटू में क्या होता है हमारा आई बी होता है, ठीक है। माइनस क्यों लगा है जो हमारा ऋणात्मक संकेत होता है ये आउटपुट पावर से जुड़ा होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो कॉमन एमीटर एम्पलीफायर का जो इनपुट सिग्नल होता है के साथ में 180 डिग्री का आउट ऑफ फेज होता है आउटपुट सिग्नल, ठीक है। इनपुट में हम जैसा सिग्नल देते हैं उसका क्या होता है 180 डिग्री का आउट ऑफ फेज क्या होता है हमारा आउटपुट सिग्नल होता है, इसलिए इसके पावर में क्या होता है हमारा माइनस का सिंबल लगाया जाता है, ठीक है। तो अगर हम ओवरऑल पावर देखें ओवरऑल पावर गेन देखें हम अपना तो क्या होगा हमारा पावर गेन का फार्मूला भी हम बताए, है ना। पी एपी बराबर क्या होगा हमारा पी आउट बटा में क्या होगा हमारा पी इन होगा, ठीक है। ये क्या होता है हमारा पावर गेन होता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या रख सकते हैं अपना वैल्यू रख सकते हैं, तो इस तरह से क्या होगा हमारा इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं एपी बराबर में माइनस ए बी इंटू में ए आई, ठीक है। इस तरह से क्या होगा हमारा एक पावर का और अभी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है हमारा जो ए वी है वो क्या है हमारा वोल्टेज गेन है, ठीक है। ये ए वी क्या है हमारा वोल्टेज गेन है और हमारा क्या है ए आई क्या है हमारा करंट गेन है, ठीक है। इस तरह से क्या कर सकते हैं हम अपना जो कॉमन एमीटर एम्पलीफायर होता है उसके पावर को हम लोग क्या कर सकते हैं डिनोट कर सकते हैं। अगला है हमारा इनपुट और आउटपुट के फेज में संबंध, ठीक है। जो हमारा कॉमन एमीटर एम्पलीफायर होता है इसमें हमको ध्यान देना है कि हम इनपुट पर जिस तरह का सिग्नल देते हैं जिस फेज में सिग्नल देते हैं आउटपुट पर हमको जो सिग्नल प्राप्त होता है वो क्या होता है उसका 180 डिग्री उल्टा हो जाता है, ठीक है। मान लिया आपने क्या किया जो ट्रांजिस्टर का इनपुट है ना, इनपुट पर क्या किया है हमने इस तरह का सिग्नल दिया है, ठीक है। तो जो हमारा आउटपुट होता है ना उधर क्या होता है हमको इस तरह का सिग्नल क्या होगा मिलेगा, ठीक है। यानी इसका जस्ट उल्टा है, यानी ये ऊपर से शुरू हुआ है तो ये क्या होगा नीचे से हमारा शुरू होता है, ठीक है। तो सीधा सीधा बोला जाता है जो हमारा
बोला है कि जो, हाँ, बोला है कि कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का जो आउटपुट सिग्नल होता है, इसके इनपुट सिग्नल के साथ में 180 डिग्री से क्या होता है, फेस शिफ्ट होता है या फेस के बाहर होता है। ठीक है, यानी इनपुट अगर क्या है इस तरह से है तो आउटपुट क्या होगा हमारा, इस तरह से मिलता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना है कि हमारा जो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर होता है उसका जो आउटपुट सिग्नल होता है वो इनपुट सिग्नल से क्या होता है, 180 डिग्री आउट ऑफ फेस होता है। ठीक है, इस चीज को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। अगला है हमारा कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में बाईपास कैपेसिटर के प्रभाव। ठीक है, जो हमारा कॉमन एमिटर एम्पलीफायर होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा एमिटर टर्मिनल होता है इसके बीच में हम लोग क्या लगाते हैं, बाईपास कैपेसिटर लगाते हैं। ठीक है, तो बाईपास कैपेसिटर लगाने से क्या प्रभाव होता है, इससे क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे एम्पलीफायर के गेन पर, उस चीज को हम लोग क्या करेंगे, अभी देखेंगे। ठीक है, बोला है कि चित्र 1A और 1B में क्या है, हमारा कॉमन एमिटर एम्पलीफायर को दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखो जो हमारा चित्र 1 है, हाँ 1A है यहाँ पे और 1 हाँ B है, दोनों को क्या किया गया इसमें दिखाया गया। ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, इस पे भी चर्चा करेंगे। ठीक है, बोला कि कॉमन एमिटर एम्पलीफायर को 1A और 1B में दिखाया गया है। दो परिपथ के बीच में अंतर यह है कि जो चित्र ए है हमारा, वहां पर एक कैपेसिटर CE होता है जो एमिटर प्रतिरोधक RE से जुड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो हमारा जो CE है इसको बाईपास कैपेसिटर बोलते हैं, जो क्या होता है हमारा RE से क्या होता है हमारा जुड़ा होता है, यानी एमिटर रेजिस्टेंस से क्या होता है हमारा जुड़ा होता है। आगे बोला इस कैपेसिटर को बाईपास कैपेसिटर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब इसके नीचे वाला हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखो बाईपास कैपेसिटर क्या है, यहाँ पर नहीं जुड़ा हुआ, ऊपर वाले में क्या था, इस तरह से एक बाईपास कैपेसिटर CE लगा हुआ था। ठीक है, इस बाईपास कैपेसिटर से क्या प्रभाव पड़ता है, उसी चीज को क्या करना है, हमको देखना है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि बाईपास कैपेसिटर के कार्य क्या होते हैं, है ना। बाईपास कैपेसिटर क्या कार्य करता है, पहला क्या है हमारा, AC सिग्नल के लिए क्या करता है, निम्न प्रतिरोध पथ प्रदान करता है। ठीक है, हमने ऊपर ही पढ़ा था जो हमारा कैपेसिटर होता है वो AC के लिए क्या होता है, निम्नतम क्या होता है, निम्न प्रतिरोध पथ प्रदान करता है, यानी AC सिग्नल को क्या करता है, वो जाने देता है। दूसरा क्या है हमारा, DC सिग्नल के लिए क्या होता है, ये ओपन सर्किट के रूप में व्यवहार करता है। दो चीजें हमको ध्यान में रखना है कि जो कैपेसिटर होता है वो AC के लिए क्या होता है हमारा, पथ प्रोवाइड कराता है, यानी जीरो रेजिस्टेंस दिखाता है, यानी AC को जाने देता है, लेकिन DC को क्या करता है, ये ब्लॉक करके रखता है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि एम्पलीफायर में अगर हम बाईपास कैपेसिटर लगाते हैं उसके क्या प्रभाव होता है ना। इसके लगाने से क्या होता है, एम्पलीफायर का जो गेन होता है वो क्या होता है, हमको बढ़ा हुआ मिलता है। एम्पलीफायर का गेन क्या होता है हमारा, बढ़ा हुआ मिलता है। दूसरा क्या है हमारा, एम्पलीफायर का इनपुट की जो प्रतिबाधा होती है उसमें कमी आती है। ठीक है, यानी इनपुट प्रतिरोध में क्या होता है हमारा, कमी आता है, प्रतिबाधा में कमी आती है, जिससे क्या होता है हमारा मैक्सिमम से मैक्सिमम इनपुट क्या होता है हमारा अंदर जा पाता है, या एम्पलीफायर में क्या होता है हमारा जा पाता है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि जो हमारा एम्पलीफायर का जो गेन होता है ना, गेन पर क्या प्रभाव पड़ता है ना, उसको हम लोग देखते हैं। यानी जो हमारा कैपेसिटर होता है बाईपास, बाईपास कैपेसिटर का हमारा जो एम्पलीफायर का गेन होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसको हम लोग देखते हैं। बोला एम्पलीफायर के लाभ पर बाईपास कैपेसिटर के प्रभाव को समझने के लिए चित्र 1A और 1B में दिखाए गए बेस एमीटर कलेक्टर पर हमारा जो फेज तरंग है उसको क्या करना है, हमारा जो वेव है उसके फेज को क्या करना है, हमको निरीक्षण करना है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि जैसा कि चित्र 1B में देखा जा सकता है कि एमीटर टर्मिनल पर AC इनपुट सिग्नल के फेज में होता है। ठीक है, एमीटर पर जो होता है हमारा AC सिग्नल इनपुट सिग्नल के फेज में होता है। ठीक है, कहाँ पे देखना है हमारा, चित्र B में देखना है। ठीक है, चित्र B में हम लोग देखते हैं जो हमारा बेस पर हमारा जो सिग्नल होता है ना, ये देखो बेस पर जो हमारा सिग्नल है वो इमीटर वाले सिग्नल से क्या होता है हमारा इन फेज में होता है, यानी इसके क्या होता है, फेज में होता है। आगे बोला है याद रखें कि इनपुट और आउटपुट दोनों धाराएं एमीटर रजिस्टर RE से होकर बहती हैं। ठीक है, जो हमारा इनपुट धारा होती है और जो हमारी आउटपुट धारा होती है दोनों क्या होती है हमारी, एमीटर जो रेजिस्टेंस होता है यहाँ से होकर के क्या होता है हमारा फ्लो होता है। ठीक है, आगे बोला यदि R जो चित्र 1B है की तरह RE को बाईपास नहीं किया जाता है तो, ठीक है, यानी अगर एक एम्पलीफायर है जो इस तरह से बना हुआ है, इसमें क्या है जो हमारा RE है, अगर इसको यानी जो एमीटर रजिस्टर है अगर इसको हमने क्या किया है, बाईपास नहीं किया है कैपेसिटर के माध्यम से, तो क्या होता है ना, उसको बाईपास ना करने से क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हम लोग देखते हैं। बोला कि जैसे जैसे इनपुट सिग्नल हमारा बढ़ता है कलेक्टर करंट बढ़ती है और इसीलिए RE के क्रॉस में क्या होता है हमारा वोल्टेज ड्रॉप होता है। ठीक है, तो क्या जैसे जैसे क्या होता है हमारा इनपुट सिग्नल हम लोग बढ़ाते हैं, जैसे जैसे इनपुट सिग्नल हमारा बढ़ाता है तो क्या होता है हमारा जो आउटपुट करंट होता है, जो कलेक्टर करंट होता है वो बढ़ता है। उसके बढ़ने की वजह से क्या होता है हमारा जो एमीटर रेजिस्टेंस होता है, जो हमारा RE होता है, इसके बीच में क्या होता है हमारा वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होता है। क्या होता है हमारा, इसके बीच में क्या होता है हमारा वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होता है ना, इसके बीच में क्या होगा हमारा वोल्टेज जो होगा वो ज्यादा होने लगता है। ठीक है, या क्रॉस में क्या होता है हमारा वोल्टेज ड्रॉप होता है।
आगे बोला इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो एमीटर टर्मिनल पर क्या होता है हमारा वोल्टेज बढ़ जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा तो क्या होगा, इसके क्रॉस में यानी इस टर्मिनल पर क्या होगा, हमारा वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, हमारा बढ़ जाएगा। आगे बोला है एमीटर पर बढ़े हुए वोल्टेज के परिणाम स्वरूप बेस एमीटर वोल्टेज क्या होता है, हमारा कम हो जाता है। ठीक है, अगर हमारा यहाँ पर वोल्टेज बढ़ता है तो जो हमारा बेस और एमीटर होता है इसके बीच का जो वोल्टेज होता है हमारा, वो क्या हो जाता है, हमारा कम हो जाता है। ठीक है, जब बेस एमीटर पर वोल्टेज हमारा कम हो जाएगा तो इसमें जो बेस करंट होती है वो कम जाने लगती है। ठीक है, तो क्या होता है, जब हमारा इस रेजिस्टेंस के क्रॉस हमारा वोल्टेज बढ़ता है तो उसकी वजह से क्या होता है, एमीटर टर्मिनल पर हमारा वोल्टेज बढ़ जाता है। ठीक है, जब इस एमीटर टर्मिनल पर वोल्टेज बढ़ता है तो बेस और एमीटर टर्मिनल के बीच का जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, हमारा कम होने लगता है। आगे बोल रहा है यह कम वीई वीबीई यानी बेस एमीटर का वोल्टेज का परिणाम क्या होता है कि ट्रांजिस्टर के लिए कम अग्र बायस होता है और इसलिए संग्राहक धारा क्या होती है, हमारी घटने लगती है। ठीक है, यानी क्या होता है, जब यहाँ पे वोल्टेज हमारा कम हो जाएगा तो इसका जो अग्र बायस का वोल्टेज होता है वो क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, यानी बेस करंट हमारा कम होगा और उसकी वजह से क्या होता है, हमारा कलेक्टर करंट कम हो जाता है। ठीक है, ये प्रभाव होता है। आगे बोल रहा है कि इसीलिए एक अनबायस एमीटर रजिस्टर का समग्र प्रभाव यह है कि बेस करंट में वृद्धि के लिए कलेक्टर करंट को स्वतंत्र रूप से बढ़ने की अनुमति नहीं होती है, इसलिए एम्पलीफायर का जो लाभ होता है स्थिर मान पर होता है। ठीक है, तो इससे क्या प्रभाव पड़ा कि हमारा जो इसका लाभ होता है वो क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है, ज्यादा लाभ नहीं मिलता है। ठीक है, आगे बोल रहा है यदि आर ई, हाँ बोल रहा है कि यदि आर ई यानी जो हमारा एमीटर रजिस्टर है ना, एमीटर रेजिस्टेंस है, इसको बाईपास कर दिया जाए तो ठीक है, पहले की यानी ऊपर वाले चित्र में क्या है दिखाया गया है कि हमने क्या किया है, एमीटर रेजिस्टेंस को क्या किया, हमने बाईपास कर दिया है। तो बोल रहा है कि जैसे ही इनपुट सिग्नल बढ़ता है कलेक्टर करंट भी क्या होने लगता है, हमारा बढ़ने लगता है, चूंकि एमीटर रजिस्टर को बाईपास किया गया है और बाईपास कैपेसिटर एसी करंट के, हाँ जो बाईपास रजिस्टर होता है वो क्या करता है, एसी करंट के लिए बहुत कम प्रतिरोध पथ प्रदान करता है। ठीक है, एसी के लिए क्या होता है, बहुत कम प्रतिरोध पथ प्रदान करता है और इसीलिए एमीटर पर वोल्टेज क्या होता है, हमारा नहीं बढ़ता है। ठीक है, आगे बोला है चूंकि एमीटर वोल्टेज में वृद्धि नहीं होती है ना, क्या होता है, चूंकि एमीटर वोल्टेज में क्या होती है, हमारी वृद्धि नहीं होती है, तो बेस एमीटर बेस जंक्शन पर बढ़े हुए फॉरवर्ड बायस पर स्थिर रहता है और बढ़ा हुआ कलेक्टर करंट क्या होता है, हमारा प्रवाहित होता रहता है। ठीक है, अब देखो मामला क्या हुआ, जब हमने क्या किया था, ठीक है, यहाँ पर देखो जब हमने क्या किया, यहाँ पर हमने क्या किया, कैपेसिटर को बाईपास नहीं किया। ठीक है, यानी यहाँ पे हमने क्या किया, बाईपास कैपेसिटर नहीं लगाया, तो क्या होता है हमारा, जब कलेक्टर करंट हमारी बढ़ती है, ठीक है, कलेक्टर करंट बढ़ती है तो उसकी वजह से क्या होता है हमारा, क्योंकि करंट इसके रास्ते से भी जाता है ना, करंट क्या होता है हमारा, आउटपुट करंट इस रास्ते से क्या होता है, हमारा फ्लो होता है। ठीक है, इस रास्ते से क्या होता है, हमारा आउटपुट करंट फ्लो होता है, तो आउटपुट करंट की वजह से यहाँ पर क्या होता है, हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा, इस वोल्टेज ड्रॉप की वजह से जो हमारा एमीटर टर्मिनल होता है इसका वोल्टेज बढ़ जाता है। ठीक है, जब इसका वोल्टेज बढ़ जाता है तो बेस एमीटर के बीच का जो वोल्टेज होता है वो कम हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, हमारा यहाँ पर जो इनपुट धारा यानी जो हमारी ट्रिगर बेस धारा होती है ये कम हो जाती है। बेस धारा कम होने से क्या होता है, हमारा कलेक्टर करंट कम हो जाता है और गेन हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक बाईपास कैपेसिटर लगाते हैं, ठीक है, क्या लगाते हैं हम, बाईपास कैपेसिटर लगाते हैं, तो क्या होता है हमारा, जब करंट हमारा आता है तो करंट हमारा क्या होता है, एसी करंट आता है तो करंट हमारा क्या होता है, इस बाईपास के माध्यम से क्या होता है, निकल जाता है, तो जो हमारा एमीटर होता है यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि पहले क्या था वो, यानी जो हमारा एसी करंट था उसको जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, इसी रास्ते से हमारा जाता था, तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होने लगता था। ठीक है, अभी हमने क्या कराया है, कैपेसिटर लगाया, तो कैपेसिटर क्या करता है, यहाँ से क्या करता है, एक एसी के लिए एक पथ प्रदान करता है, तो हमारा जो करंट होगा वो उस कैपेसिटर के माध्यम से चला जाएगा और यहाँ पर क्या होता है, हमारा कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है। जब यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा तो एमीटर का वोल्टेज नहीं बढ़ेगा और उसकी वजह से जो बेस एमीटर का वोल्टेज होता है वो कम नहीं होता है और हमारा जो गेन होता है वो हमको मिलता रहता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, एक बाईपास कैपेसिटर हम लोग जब लगाते हैं तो क्या होता है, हमारा एमीटर रेजिस्टेंस पे कोई हमारा क्या होता है, हमारा वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है, उसकी वजह से क्या होता है, हमारा ये वाला करंट प्रभावित नहीं होता। जब इनपुट करंट यानी जो हमारा आईबी बेस करंट प्रभावित नहीं होगा तो हमारा जो कलेक्टर करंट होता है वो हमारा क्या होता है, अधिकतम मिलता रहता है, यानी गेन हमारा क्या होता है, देता रहता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, एक बाईपास कैपेसिटर का क्या प्रभाव होता है, इस तरह से हमने देखा उसको। आगे बोला इसलिए बाईपास एमीटर रजिस्टर्स का समग्र प्रभाव यह है कि बेस करंट में वृद्धि के लिए कलेक्टर करंट को स्वतंत्र रूप से बढ़ने की अनुमति देती है, इसलिए क्या होता है, एम्पलीफायर का लाभ बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो बाईपास एमीटर रेजिस्टेंस होता है, जो हमारा क्या होता है, बाईपास एमीटर रेजिस्टेंस होता है, इसका समग्र प्रभाव यह होता है कि बेस करंट में वृद्धि के लिए कलेक्टर करंट को स्वतंत्र रूप से बढ़ने की अनुमति देता है। ठीक है,
अगर हमारा बेस करंट में क्या होगा, हमारा वृद्धि होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा कलेक्टर करंट भी क्या होता है, स्वतंत्र रूप से बढ़ता है। ठीक है ना, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा तो इनके और इनके बीच का जो वोल्टेज होता है वो कम नहीं होता है, तो उसकी वजह से हमारा जो IB होता है यानी बेस करंट होता है उसमें कमी नहीं आती है। जब इसमें कमी नहीं आएगी यानी इसमें जो वृद्धि होगी, है ना, क्योंकि जब यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होता है तो इसकी करंट में क्या होता है, कमी आने लगती है। जब इसकी करंट में कमी आएगी तो क्या होगा, यहाँ पर भी क्या होता है, हमारा करंट कम होने लगता है, क्योंकि जो कलेक्टर करंट होता है वो बेस करंट के माध्यम से क्या होता है, कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, हमारा एक जो हमारा बाईपास कैपेसिटर होता है वो क्या करता है, किसी भी जो हमारा कॉमन इमीटर एम्पलीफायर होता है उसके गेन को क्या करता है, बनाकर रखता है या उसके गेन को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये काम होता है हमारा किसी भी एम्पलीफायर सर्किट में। अगर हमने क्या किया है, एक बाईपास कैपेसिटर लगाया है तो ये लाभ हमारा आता है। हमारा एम्पलीफायर में फीडबैक। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, एक फीडबैक सिग्नल अगर हम अपने ट्रांजिस्टर को या एम्पलीफायर को देते हैं तो एम्पलीफायर का जो गेन होता है वो क्या होता है, हमारा और बढ़ जाता है। ठीक है, तो जो हमारा एम्पलीफायर है इसमें अगर हम फीडबैक का इस्तेमाल करते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है, उस चीज को हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहले तो हम ये जानते हैं कि फीडबैक का अर्थ क्या होता है और उसका प्रभाव क्या होता है। ठीक है, फीडबैक का अर्थ और प्रभाव। ठीक है, फीडबैक का मतलब होता है आउटपुट से निकालकर इनपुट पर कोई चीज देना। ठीक है, आउटपुट यानी इनपुट जा रहा है, इनपुट दे रहे हैं हम लोग, आउटपुट हमको मिल रहा है, तो आउटपुट से कुछ अगर हम सिग्नल को निकाल करके वापस से इनपुट पर देते हैं तो जो आगे हमारा जो आउटपुट पर हमको सिग्नल मिलता है वो क्या होता है, हमको इंक्रीज सिग्नल मिलता है या गेन हमको क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, आगे बोला है फीडबैक शब्द का अर्थ है कि एक सर्किट का आउटपुट सिग्नल उसी सर्किट के इनपुट को वापस से दिया जाता है, या आउटपुट सिग्नल का कुछ हिस्सा उठा करके इनपुट सिग्नल पर दिया जाना ही क्या कहलाता है, हमारा फीडबैक कहलाता है। आगे बोल रहा है आउटपुट सिग्नल को इनपुट में वापस फीड करने में यदि फीडबैक सिग्नल इनपुट सिग्नल का 180 डिग्री आउट ऑफ फेस के साथ होती है तो ऐसी फीडबैक को नेगेटिव फीडबैक या डीजेनरेटिव फीडबैक कहा जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमने क्या है, हमारा क्या है, इनपुट में हम इस तरह से सिग्नल दे रहे हैं और आउटपुट में क्या होता है, हमको इस तरह से सिग्नल मिल रहा है। ठीक है, अगर इस आउटपुट सिग्नल को हम उठा करके क्या देते हैं, इनपुट पर सिग्नल पर देते हैं। ठीक है, इनपुट सिग्नल पर क्या होते हैं, इस तरह से हम सिग्नल देते हैं तो दोनों सिग्नल क्या होते हैं, आपस में क्या होते हैं, कट जाते हैं, यानी इसका जो गेन होता है हमारा 0 मिलता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, नेगेटिव फीडबैक दिया जाता है। ठीक है, तो फीडबैक हमारे दो प्रकार के हो जाते हैं, एक नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, अगर हमारा जिस फेज में इनपुट है उसी फेज में अगर आउटपुट है, ठीक है, अगर उस वाले आउटपुट को हम निकाल करके इनपुट पर देते हैं तो हमारा जो चीजें जो हमारा आउटपुट फाइनल मिलेगा वो क्या होगा, हमारा पॉजिटिव फीडबैक मिलता है। ठीक है, लेकिन क्या है, इसमें इनपुट सिग्नल का फेज दूसरा है, आउटपुट सिग्नल का फेज क्या है, हमारा दूसरा है। ठीक है, जब इसको हम उठा करके क्या देते हैं, इनपुट पर देते हैं तो हमारा जो फीडबैक जो हमारा एम्पलीफायर होता है उसका गेन क्या होता है, हमारा कम हो जाता है। तो ऐसी फीडबैक को हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव फीडबैक कहा जाता है। आगे बोला इस प्रकार की फीडबैक को डीजेनरेटिव फीडबैक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि फीडबैक सिग्नल इनपुट सिग्नल को कम करने का विरोध करता है और परिणाम यह होता है, ठीक है, कि हमारा जो एम्पलीफायर का लाभ होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि क्या दोनों अलग अलग फेज में है तो क्या होते हैं, एक दूसरे का विरोध करेंगे और एम्पलीफायर का जो लाभ होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। आगे बोला है दूसरी ओर यदि फीडबैक सिग्नल है ना, फीडबैक सिग्नल इनपुट सिग्नल के साथ इन फेज में होता है तो ऐसी फीडबैक को पॉजिटिव फीडबैक या रीजनरेटिव फीडबैक कहा जाता है। पॉजिटिव फीडबैक वाले सर्किट में इनपुट के साथ इन फेज सिग्नल होने से इनपुट सिग्नल का मैग्नीट्यूड क्या होता है, हमारा बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप एम्पलीफायर का उच्च से बहुत अधिक लाभ होता है। एम्पलीफायर में पॉजिटिव फीडबैक का परिणाम दोलनों के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमारा इनपुट हमने इस तरह से दिया है और आउटपुट पर हमको क्या होता है, इस तरह से सिग्नल मिलता है। अगर इस आउटपुट को उठा करके हम देते हैं तो क्या होता है, इस तरह से हम इसमें फीडबैक दिया है तो दोनों सिग्नल क्या होते हैं, हमारे जुड़ते हैं और जो अगला हमारा एम्पलीफायर का जो एम्पलीट्यूड होता है सिग्नल का वो क्या होता है, हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, पॉजिटिव फीडबैक बोला जाता है। ठीक है, पहले में देखना कि हमारा जो इसका एम्पलीट्यूड है इतना कम है, लेकिन जब हमने सेम फेज वाले को उठा करके इनपुट में दिया है तो हमारा जो इसका एम्पलीट्यूड हुआ है अभी हमको बढ़ा हुआ मिला है। ठीक है, ये बढ़ा हुआ सिग्नल ही क्या करता है, बोलता है कि हमारा जो एम्पलीफायर है उसमें क्या हुआ है, गेन हुआ है, यानी उसमें उसका लाभ क्या हो गया, हमारा बढ़ गया है। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा पॉजिटिव फीडबैक होता है इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऑसिलेटर वगैरह में, यानी दोलन में हम लोग क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे बोला है हालांकि एक एम्पलीफायर के आउटपुट में नेगेटिव फीडबैक का परिणाम घटता है। इस प्रकार की फीडबैक का उपयोग अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में व्यापक रूप से किया जाता है, क्योंकि निम्नलिखित लाभ हैं एम्पलीफायर में नेगेटिव फीडबैक के परिणाम के। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक से क्या क्या लाभ होते हैं हमारे, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है,
पहला क्या है हमारा नेगेटिव फीडबैक का लाभ क्या है, ये स्थिर वोल्टेज गेन देता है, ठीक है, वोल्टेज गेन को क्या रखता है, स्थिर रखता है, लेकिन पॉजिटिव फीडबैक क्या करता है, वोल्टेज गेन को बढ़ाकर रखता है, यानी बढ़ता जाता है, हर बार में स्थिर नहीं होता है। दूसरा है हमारा एम्पलीफायर का जो आउटपुट होता है उसके जो डिस्टॉर्शन होता है, जो विरूपण होता है, उसमें क्या होती है, हमारी कमी आती है। तीसरा है हमारा एम्पलीफायर का जो आवृत्ति बैंड की चौड़ाई होती है उसमें क्या होता है, हमारा विस्तार होता है। आगे है हमारा चौथा चौथा क्या है हमारा, इनपुट प्रतिबाधा में क्या होती है, हमारी वृद्धि होती है। पांचवा होता है हमारा जो इनपुट प्रतिबाधा में वृद्धि होती है, और यहाँ पर क्या होगा हमारा आउटपुट, है ना, आउटपुट प्रतिबाधा में क्या होती है, हमारी कमी होती है। छठवा होता है हमारा एम्पलीफायर में जो नॉइस होता है वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, नेगेटिव अगर फीडबैक देते हैं तो किसी भी एम्पलीफायर में इस तरह का लाभ मिलता है। पहला क्या मिलेगा, स्थिर वोल्टेज गेन मिलता है, एम्पलीफायर का आउटपुट में जो डिस्टॉर्शन होता है उसमें कमी आती है, और आवृत्ति बैंड की चौड़ाई में क्या होता है, विस्तार होता है। इनपुट प्रतिबाधा में क्या होती है, वृद्धि होती है। आउटपुट प्रतिबाधा में क्या होती है, हमारी कमी होती है, और एम्पलीफायर का जो शोर होता है, नॉइस होता है, वो क्या होता है, हमारा कम होता है, ठीक है। आगे बोल रहा है हमारा बहुत सारे उपकरण होते हैं जो हमारे नेगेटिव फीडबैक का उपयोग करते हैं, जैसे हमारा स्वचालित वॉल्यूम नियंत्रण या स्वचालित लाभ कंट्रोलर, है ना, AGC बोलते हैं नामक फंक्शन में सभी रेडियो टेप रिकॉर्डर में टेलीविजन हमेशा क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक का इस्तेमाल करता है, ठीक है। आगे हमारा डीसी आपूर्ति वोल्टेज का उपयोग करके एसी सिग्नल उत्पन्न करने के लिए पॉजिटिव फीडबैक का उपयोग किया जाता है, जिसे ऑसिलेटर के रूप में जाना जाता है। सिग्नल जनरेटर जो साइनोसॉइडल सिग्नल उत्पन्न करते हैं हमेशा अपने सर्किट में पॉजिटिव फीडबैक का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव फीडबैक का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, जहां पर हमको क्या करना है, डीसी वोल्टेज आपूर्ति से क्या करना है, एसी सिग्नल उत्पन्न करना होता है, वहां पर हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव फीडबैक का उपयोग करते हैं, ठीक है। और जिसे हम लोग क्या करते हैं, ऑसिलेटर के रूप में जानते हैं, क्योंकि ऑसिलेटर क्या होता है, हमारा डीसी से एसी में क्या होता है, सिग्नल को कन्वर्ट करता है। अगला हमारा जो सिग्नल जनरेटर होता है, वहां पर भी साइनोसॉइडल सिग्नल उत्पन्न करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव फीडबैक का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि क्या होता है, हर बार हम क्या करते हैं, अपना सिग्नल का एम्पलीट्यूड क्या करते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा पॉजिटिव फीडबैक का उपयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। अगला हमारा यहाँ पर देखो नेगेटिव फीडबैक के सिद्धांत को बताया गया है ना, क्या बताया गया हमारा, नेगेटिव फीडबैक का सिद्धांत, ठीक है। तो जो सिद्धांत होता है, जो वोल्टेज को होगा वो क्या होगा, हमारा आउटपुट वोल्टेज बटा में इनपुट वोल्टेज होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो एक हमारा यहाँ पे एक सिग्नल दिया गया है, सिग्नल क्या बोल रहे हैं, इसमें एक डायग्राम दिया गया है ना, ये क्या है, हमारा एम्पलीफायर का डायग्राम है, ठीक है। क्या है, यहाँ पर आउटपुट है हमारा, और यहाँ पर क्या है, हमारा फीडबैक सर्किट है, ठीक है। क्या है, हमारा फीडबैक सर्किट, ठीक है। इस चित्र में क्या हमारा एक एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर से क्या हुआ है, एक फीडबैक सर्किट होता है, उसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट का हिस्सा उठा करके हम वापस से इनपुट पर देते हैं, ठीक है। तो जो ये चित्र है हमारा, क्या है, हमारा फीडबैक का चित्र है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि इसमें क्या होता है हमारा, देखते हैं। एक एम्पलीफायर या सिस्टम के आउटपुट से सिग्नल को वापस एम्पलीफायर के इनपुट में फीड करने से जुड़े फीडबैक सिद्धांत को चित्र में दिखाया गया, ठीक है। यानी आउटपुट से निकाल करके इनपुट में देने का जो सिद्धांत है उसको क्या किया गया है, इसमें दिखाया गया, ठीक है। आगे बोल रहा है कि चित्र एक में बोल रहा है कि यदि फीडबैक का स्विच जो है हमारा खुला होता है तो कोई फीडबैक नहीं होता है, तो एम्पलीफायर का लाभ क्या होता है हमारा, यदि फीडबैक स्विच बंद होता है तो आउटपुट का एक हिस्सा इनपुट में जुड़ जाता है, और एम्पलीफायर का जो नया लाभ होता है वो क्या होता है, हमारा V डैश O होता है, ठीक है। पहले क्या होता है, हमारा VO होता है, लेकिन जब हमारा जब क्या होता है, आउटपुट का हिस्सा इनपुट में जुड़कर जब हमको मिलता है तो क्या मिलता है, हमको क्या मिलता है, VO डैश मिलता है, ठीक है। आगे बोला यदि फीडबैक चालू स्विच रहता है, यानी जो फीडबैक स्विच है वो क्या होता है, हमारा चालू रहता है, तो क्या होता है, आउटपुट पर के वी डैश का हिस्सा इनपुट VI से जोड़ा जाता है, और इसलिए प्रवर्धक का जो नया आउटपुट होता है वो क्या मिलता है हमको, VI प्लस में के VO डैश होता है, ठीक है। अगर क्या होता है, हमारा ये स्विच हमारा क्या रहता है, चालू रहता है, तो जो आउटपुट का एक नया हिस्सा हमको मिलता है फीडबैक वाला, वो क्या होता है, हमारा के VO डैश मिलता है, ठीक है। अगर ये क्या होता है, हमारा फिर से VI के साथ में जुड़ जाता है तो हमारा इस तरह का क्या होता है, एक लाभ आगे मिलता है, ठीक है। यानी लाभ क्या होता है, हमारा बढ़ता जाता है। आगे बोला यदि के VO डैश का फेज, है ना, फेज V के साथ 180 डिग्री के फेज से बाहर होता है, तो VI जो होता है हमारा प्लस में के V जो डैश O डैश होता है VI से क्या होता है, हमारा कम होता है, यह नेगेटिव फीडबैक की स्थिति होती है, ठीक है। यानी मान लीजिए कि जो हमारा इसका जो सिग्नल है, ठीक है, यानी जो हमारा के VO डैश का जो फेज है वो क्या है, आउट ऑफ फेज होता है हमारा इनपुट फेज से, क्या होता है, हमारा इनपुट फेज से, ठीक है। इनपुट का फेज मान लो इस तरह से है हमारा, और आउटपुट का जो ये फीडबैक का फेज है वो हमारा इस तरह से। जब दोनों को हम लोग जोड़ते हैं तो क्या होता है, जो इसका फीडबैक आएगा वो क्या होता है, हमारा जो इसका क्या होता है, हमारा फेज आता है, यानी ये क्या है, अभी यहाँ पर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है, जो हमारा ये फीडबैक फेज है,
फीडबैक जो सिग्नल है इसका जो फेज होता है 180 डिग्री क्या होता है हमारा आउट ऑफ फेज अगर होता है तो जो हमारा ये वाला फेज आता है हमारा, ये वाला जो गेन आता है हमारा वो क्या होता है हमारा कम आता है। ठीक है, कम आएगा तो क्या होगा, ऐसी स्थिति में हम लोग बोलते हैं कि हमारा क्या होता है ये फीडबैक हो गया हमारा नेगेटिव वाला। ठीक है, आगे बोला यदि जो हमारा के वी ओ अगर ये वाला हमारा क्या है इनपुट के इन फेज में होता है। ठीक है, इनपुट के इन फेज में होता है तो हमारा क्या होता है जो ये वाला आउटपुट होगा वो वी आई से क्या होता है हमारा बढ़ा हुआ मिलता है। ठीक है, क्या मिलेगा हमको, बढ़ा हुआ मिलता है। ठीक है, तो ऐसी फीडबैक को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव फीडबैक बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होते हैं हमारे दोनों फीडबैक, अलग अलग प्रकार के फीडबैक भी हो सकते हैं, है ना। अगर हमारा क्या होता है जो फीडबैक सिग्नल हम देते हैं वो अगर क्या है हमारा इन फेज में है इनपुट के साथ में तो पॉजिटिव फीडबैक होगा। अगर क्या होता है हमारा इन फेज में नहीं होता है तो क्या होता है हमारा वो नेगेटिव फीडबैक होता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है एम्पलीफायर में भी फीडबैक का एक प्रभाव रहता है। ठीक है, फीडबैक के प्रभाव से क्या होता है जो एम्पलीफायर होता है उसका जो गेन होता है क्या होता है हमारा बढ़ता है और उसके गेन को हम लोग क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एम्पलीफायर में फीडबैक के ये हमारे प्रभाव होते हैं। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक होगा यहाँ पर आज के लिए इतना ही, है ना। अगला जो हमारा होगा वो कॉमन बेस एम्पलीफायर के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, आप लोग क्लास को देखते रहिए। क्लास अगर समझ में आता है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं क्योंकि अभी एग्जाम आने वाला है तो आपको ये चीज़ें क्या होंगी, अगर आप थियरी थोड़ा पढ़े रहिएगा तो आप एमसीक्यू क्वेश्चन ही आता है तो उसको आप आसानी से थोड़ा समझ सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को देखते रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।